मैं आप लोगों को आज क्वेश्चन भी भेजूंगा। देखो, एक टॉपिक पढ़ना है, उसके क्वेश्चन लगाने हैं। एक टॉपिक पढ़ना है, उसको क्वेश्चन लगाना है। मैं आपको बोल रहा हूँ और आप भी मुझे बोलो अगर मैं क्वेश्चन नहीं भेजता हूँ ग्रुप में तो, ठीक है ना? एक बार बोलो, अगर भूल जाऊँ दोबारा बोलो, ठीक है ना? क्योंकि मेरी आदत ही है व्हाट्सएप का मैसेज देख करके इग्नोर कर देने की, ठीक है ना? तो वो हो जाता है, मैं सोचता हूँ बाद में रिप्लाई करूंगा, लेकिन वो बाद में रह ही जाता है मेरा। लेकिन मैं आप लोगों को भेजता रहूंगा, जैसे मैंने आपको पहले के क्वेश्चंस के भेज दिए। अब ये आपका काम है उसको पढ़ना या जैसे भी करना, ठीक है ना? अगर आप सब ऐसा कर लोगे तो जीके का एक बहुत बड़ा बर्डन आपका कम हो जाएगा। ये टेंडेंसी दिमाग से निकाल दो, जीके तो बहुत बड़ी है, इसमें कैसे स्कोर होता है? जीके में तो कोई स्कोर ही नहीं कर सकता, ये आपका भ्रम है। जीके में 25 में से 25 स्कोर करने वालों की लाइन लगी है सीजीएल में, 25 में से 25, ठीक है ना? और भी जितने भी वेरियस एग्जाम्स हैं एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराने वाले या रेलवे के, बच्चे चार्ट जा रहे हैं जीके, ठीक है ना? तो टॉपिक पढ़ो, टॉपिक से दिमाग में एक फ्रेम तैयार होगा। चाहे वो टॉपिक कोई भी पढ़ा सकता है, मैं पढ़ा सकता हूँ या किसी भी, है ना, टीचर से इस प्रकार से जो दिख रहा है आपको, है ना, पढ़ सकते हो आप, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जरूरी नहीं है कि आप क्लास के भरोसे ही रहो, कोई और कहीं से भी आप ज्योग्राफी भी शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपकी मर्जी है वो तो। लेकिन टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू लगाना जरूरी है, ठीक है? चलो आ जाओ भाई। हम लोग फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे भाई, और हम लोगों ने इसमें कर लिया था, बेसिक चीजें कर ली थी, कहाँ से राइट्स लिए हैं, क्या किया हुआ है, ये सब चीजें कर लिए थे हम लोग, है ना? और आर्टिकल हम लोग 17 18 तक हो गया था ना। उपाधियों का अंत, इसके बारे में थोड़ा बहुत मैंने बता दिया था कि उपाधियां तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन कुछ उपाधियां हमने, जैसे अब डिमांड चल रही है रतन टाटा को भारत रत्न देने की बात चल रही है ना? अब बात चल रही है, और नए टाटा के चेयरमैन भी अब तो अलॉट हो गए हैं, ठीक है? राइट टू फ्रीडम, नेक्स्ट क्या हेडिंग है हमारी, राइट टू फ्रीडम, यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 19 में है गाइस ये, ठीक है? आर्टिकल 19 में देखो, हम जो कोई भी व्यक्ति भारत का जो प्रधानमंत्री को कुछ बोल देता उल्टा सीधा, या मुख्यमंत्री को दिल्ली के या किसी भी मुख्यमंत्री को बोल देता है ना, ये सारा का सारा फ्रीडम कहां से मिलता है? ठीक है, बोलने का अधिकार। आज से कोई ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां पे है? तो आर्टिकल 19 में। अच्छा, आर्टिकल 19 गाइस, आर्टिकल 19 में ना एक अकेला नहीं है, आर्टिकल 19 ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, जी है, ठीक है ना? इस प्रकार से आर्टिकल 19 के बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो फ्रीडम ऑफ प्रेस कहां पे है? आर्टिकल 19 में। प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार। प्रेस को लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर कहा जाता है, ठीक है ना? तो हालांकि भारतीय प्रेस की गुणवत्ता जो है बहुत ही घटिया है, बहुत ही घटिया यहाँ का प्रेस, बहुत ही मीडिया यहाँ का बहुत ही घटिया है, ठीक है ना? वो बिका हुआ है। मतलब आप देखना, आपको पता ही होगा शायद कि फलाना चैनल इस पार्टी को प्रमोट कर रहा है ना? एक छी न्यूज है वो बीजेपी को प्रमोट करते हैं शायद, एक कोई और न्यूज है वो किसी और को करता है, इस प्रकार से चैनल्स चलते हैं ना। तो उसके पीछे वो उनका प्रोपेगेंडा चलता रहता है। आपको पता है शायद 160 रैंक में जितने भी दुनिया के 100 टॉप मीडिया कंट्री जो होती हैं, उसमें भारत बहुत ही लोवेस्ट ग्रेड पे आता है, ठीक है? अच्छा, आर्टिकल 20 की बात करते हैं गाइस। इसमें देखो बोलने की देखो, ये जो आर्टिकल 19 से लेकर 19A से लेकर जो एफ है ना, इसमें बहुत कुछ है। बोलने की आजादी, कहीं भी भारत में आने जाने की आजादी, कोई भी व्यापार करने की आजादी, कोई भी संगठन यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाने की आजादी, ये जो बता रहा हूं आपको ABCD यही सब है, ठीक है ना? फ्रीडम ऑफ प्रेस भी इसी में ही है। इसी में गाइस पहले क्या था आपका? राइट टू प्रॉपर्टी इसी का ही पार्ट था, उसको बाद में क्या कर दिया आपका? हटा दिया। आगे की बात करते हैं आपका अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ध्यान सुनना, अगर मान के चलो किसी व्यक्ति को दोषी ठहरा दिया जाता है किसी भी क्राइम के लिए, है ना, तो वो चाहे तो उसको प्रूव कर, देखो सुनो, आपको पता है जैसे कसाब ने जो है वो क्या किया, मुंबई में टेरर अटैक जब हुआ था 2008 में, तो गोलियां चलाई, ये साफ हमें सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। तो हम उसको डायरेक्ट फांसी पे क्यों नहीं चढ़ा रहे हैं? क्योंकि हमारा, मैंने कहा ना, हमारी एक पॉलिसी है कि हम ये लेके चलते हैं कि चाहे 1000 गुनहगार जो है वो छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। इसलिए हम सबको क्या देते हैं? फ्री लीगल एड देते हैं, फ्री वैधानिक सुविधाएं देते हैं। मतलब जब इनको अरेस्ट किया जाएगा या किसी क्राइम की वजह से, तो जज साहब पूछेंगे वकील है कि सरकारी वकील दिया जाए, ठीक है? इस प्रकार की चीजें। तो अपना, आपके ऊपर जो एक्यूज लगे हुए हैं उसको प्रूव करने के लिए आपको मिला जाएगा। इसके अलावा कोई आपको जान से नहीं मार सकता, और कोई आपको कोई जैसे दैहिक स्वतंत्रता, मतलब आपकी बॉडी फ्री रहेगी, मतलब आपको कोई अरेस्ट नहीं कर सकता,
और आपको पता है जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके। ये कभी सस्पेंड नहीं होते, कभी भी नहीं होते। ये क्वेश्चन 500 बार आ चुका होगा, ठीक है। जब प्रीवियस ईयर पढ़ोगे मैं आपको भेजूंगा, देखना सेम क्वेश्चन 2500 बार रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। आगे की बात करते हैं। अच्छा, आर्टिकल 21A गाइज, आर्टिकल 21A में कहा है कि प्रारंभिक शिक्षा यानी कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। किसके लिए प्राइमरी एजुकेशन? प्राइमरी एजुकेशन किसकी होगी? छोटे बच्चों की। आपकी तो हो चुकी है, 5वीं तक को हम लोग प्राइमरी एजुकेशन कहते हैं, ठीक है। ये एक गजब का एक्ट है, ये पहले नहीं था। इसको कब जोड़ा है? 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसी चीज है, हम लोग छोटे बच्चों को लेकर इतना सेंसिटिव है, पूछो मत। हमने छोटे बच्चों को लेकर इतना सेंसिटिव है कि हमने उनके लिए 3 जगह पे स्पेस रखा है। हमने उनको फंडामेंटल राइट्स में भी जगह दी, आर्टिकल 21A। हमने उनको डीपीएसपी में भी जगह दे रखी है, और हमने उनको फंडामेंटल ड्यूटीज में भी जगह दे रखी है। आर्टिकल 11th जो हमारा ड्यूटी है ना, 11वीं, वो ये है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को क्या करेंगे? भेजेंगे। और डीपीएसपी में क्या ड्यूटी है कि राज्य सरकार उनके खाने का प्रबंध करेगी। तो जो मिड डे मील आप देख रहे हो, कभी खिचड़ी, कभी दलिया, कभी खीर, कभी पूड़ी, है ना, ये राज्य सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बांध दी। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने बच्चों को, अपने वार्ड को कहां भेजेंगे? स्कूल भेजेंगे। तो पेरेंट्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, राज्य सरकार को बाउंड कर दिया, और उनका एक अधिकार भी दे दिया कि कोई अगर रोक दे गलती से तो फिर वो फंडामेंटल राइट के थ्रू कहां जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट। तो लीगल भी मिल गया आपका। देखो सुनो, मौलिक डीपीएसपी के लिए आप कहीं कानून देखो, अगर कोई राज्य सरकार किसी भी प्राइमरी स्कूल में अगर खाना प्रोवाइड नहीं करा पा रही है, तो उसके लिए कोई कानून के कोई प्रोविजन है? मतलब कोई इसको जेल नहीं करा सकता राज्य सरकार को। वो कहेगी मेरे पास बजट ही नहीं है, बात खत्म हो गई। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को मौलिक कर्तव्य, पता आपको, कर्तव्यों के लिए भी किसी को जेल नहीं भेज सकते। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं भेज रहे हैं तो नहीं भेज रहे, तो नहीं भेज रहे हैं। लेकिन अगर रुक गया आपका प्राइमरी एजुकेशन, किसी ने जबरदस्ती उसको रोका कि तू नहीं जाएगा ये वो, तो फिर वो कहां जाएगा? फिर वो ये, इससे हमें बाउंडेशन मिलती है कि कानून इसके साथ है, लेकिन डीपीएसपी और उससे नहीं मिलती है, ठीक है ना। अब देखो, बच्चों को प्राइमरी स्कूल में क्या खाने को मिलेगा, ये राज्य का मैटर है। अगर बिहार जैसा कोई गरीब राज्य है तो वो दलिया देगा या खिचड़ी देगा, जो देगा, है ना। अगर कोई दिल्ली जैसा अमीर राज्य है तो वो बटर चिकन भी दे सकता है, जैसा उसको ठीक लगे, है ना। आगे की बात करते हैं। 22वां आर्टिकल क्या कहता है गाइस? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध। मतलब कि देखो, आपको पता है, हमने देखो सुनो, कुछ ऐसे एक्ट हैं, देखो मैं आपको बताता हूं, इसका लाइव एग्जांपल देता हूं। हमारे देश में जब तक प्रूफ नहीं हो जाता ना, तब तक किसी को दोषी नहीं कहा जाता। जैसे मान के चलो मैंने कोई क्राइम किया, मुझे अरेस्ट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही मैं जाऊंगा ना न्यायालय वाले में, जी मुझको, देखो सुनो क्या प्रोसेस क्या होता है। पुलिस अरेस्ट करेगी 24 घंटे के अंदर, ये नॉर्मल प्रोसेस बता रहा हूँ, एक्चुअल में होता है नहीं होता, वो तो बात की बात है। पुलिस मुझे अरेस्ट करेगी, 24 घंटे के अंदर मुझे लेके जाएगी पुलिस कस्टडी में, आपका जज के पास। अगर मुझे पुलिस को मुझसे कुछ उगलवाना है तो वो पुलिस कस्टडी मांगेगी, और अगर नहीं तो जज साहब मुझे भेज देंगे जुडिशियल कस्टडी में। तो या तो मैं जाऊंगा तिहाड़ जेल, या मैं जाऊंगा वो सेक्टर 18 वाली, सेक्टर 18 में देखा ना जेल है, ठीक है ना। तो इस तरह की जेलों में जाऊंगा मैं, सेंट्रल गवर्नमेंट या जिस राज्य में होगा उस कारागार में मैं जाऊंगा, ठीक है। तो ये होता है। अब होता क्या है, जैसे जेल में जाऊंगा ना, अगले दिन मुझे बेल मिल जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अगले दिन बेल लूंगा, क्योंकि मैं अपराधी सिद्ध नहीं हुआ, वो केस चलेगा। जब सिद्ध हो जाएगा उसके बाद मुझे फाइनल जेल होगी, भाई 5 साल 10 साल जो भी हुआ, अगर सिद्ध हो गया तो। लेकिन कुछ ऐसे कानून है इस देश में जिसमें अगर आप पे इल्जाम लग गया तो आप दोषी हो गए, ठीक है ना। जैसे पॉस्को का एक्ट, बच्चों को लेकर, सेक्सुअल हैरेसमेंट बच्चों को लेकर के होता है। टाडा टेररिस्ट एक्ट, जिसमें संजय दत्त को फंसाया था, और एक और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जिसमें केजरीवाल फंसे हैं, ठीक है ना। तो दे ऑल आर क्रिमिनल। इनको जमानत नहीं, देखो सीएम को जमानत नहीं मिली, सोचो कितनी बड़ी बात है। इतना बड़ा आदमी, आम आदमी की क्या हैसियत है? आम आदमी की हैसियत का तो तब पता चलता है जब वो कहीं फंसता है ना, और उसके कोई रिलेटिव कोई काम नहीं आता, तब पता चलता है। इसलिए जब कहीं फंसता है ना, तो डाइजेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि जो बुरा समय कट जाए, क्योंकि मदद के लिए कोई जनरली नहीं आता, मैं तो यही मानता हूं, और ऐसा होता भी है, ठीक है। अब सोचो केजरीवाल जैसा बंदा, जिसके पास सॉलिसिटर जनरल है, इतना पैसा है, लोग जान देने के लिए तैयार हैं, उसको बेल नहीं मिली। मनीष सिसोदिया 1.5 साल तक जेल है, क्यों? क्योंकि वो ऐसे एक्ट में फंसे हैं जिसमें अगर आप पे आरोप लग गया तो आप दोषी हो, आपको जेल में ही रहना है, इसीलिए वो जेल में है। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस ऐसा है।
अच्छा वो तो केजरीवाल थे जो 1.5 साल बाद आ भी गए, आम आदमी तो कितने साल बाद आता था पता ही नहीं चलता, समझ रहे हो आप लोग। तो केजरीवाल थे जो 1.5 साल बाद आ गए, या जो भी आ गए साल भर बाद जो भी आ गए, मुझे नहीं पता एग्जैक्टली, लेकिन आम आदमी का कुछ पता। वो तो संजय दत्त थे जो बाहर आ गए, क्योंकि इनके पिता जो थे वो सुनील दत्त, वो एमपी थे और बहुत सारे उनके पास पावर थी, पैसा था, है ना, वो चीज है। तो होता क्या है ना, बहुत कुछ चीजें होती हैं इसमें, जैसे जेल में आप जाओगे ना जैसे, तो आपको एक चक्की दे दी जाएगी, ठीक है ना, उसको आपको पीसना होगा। और एक मान के चलो मेरी एक कंपनी है हल्दी कूटने वाली, हल्दी बनाना मेरा काम है, ठीक है ना, मैं जेलर से बात करूंगा, जेलर साहब एक काम करो मेरी हल्दी इनको दे दे, ये कूटेंगे चक्की में पीसेंगे, और मैं अपने पैकेट पे लिख दूंगा कि हमारे यहाँ पर मशीन द्वारा हल्दी नहीं कूटी जाती है, हैंडमेड हल्दी है, ठीक है, क्योंकि उस पर लेवल तो मेरी कंपनी का ही लगा है, कौन पता कहाँ से आ रहा है ये, ठीक है ना, वो चीज है। तो आ जाओ, तो कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी डायरेक्ट हो जाती है और कुछ दिशाओं में प्रोटेक्शन भी मिलता है, ठीक है ना, ये चीज है। शोषण के विरुद्ध अधिकार का ये हमारा नेक्स्ट फंडामेंटल राइट है, ठीक है। हाँ, नोट करना चाहते हो कर लो भाई नोट, आ जाओ यहीं से लिख लो आप लोग फिर, राइट टू फ्रीडम वाला। मैं बताता हूँ, आर्टिकल ए आ रहा है बोलने का, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ रहा है, ठीक है ना, हालांकि इतना है नहीं, इतना डिटेल में, फ्रीडम ऑफ स्पीच आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा बी में आ रहा है कि आप कहीं भी ट्रैवल कर सकते हो इंडिया में, इसके लिए आपको कहीं कोई रोकेगा नहीं, ठीक है, ट्रैवल आ गया, ठीक है, जैसे आप ट्रैवल करते हो, ठीक है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन भेजे हैं, जैसे कहीं पे अगर वो लग जाता है ना धारा 144 को क्या बोलते हैं यार हम लोग, कर्फ्यू, ये ऐसे इलाके में ट्रैवल नहीं कर सकता, वो फिर एक एक्सेप्शनल केस हो जाता है, ठीक है। कोई भी बिजनेस कर सकते हो, तीसरा मान के चलो आप सी में हम, ठीक, कोई भी बिजनेस कर सकते हो, लेकिन कुछ बिजनेस को छोड़ के, जैसे मान के चलो कोई भी बिजनेस आपने ठेका ही खोल लिया, तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, या आपने आर्म्स का बिजनेस खोल लिया, बंदूकें बेचूंगा, उसके लिए भी लाइसेंस चाहिए। तो कुछ ऐसे बिजनेस है जिसपे लाइसेंस की आवश्यकता है, वो एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आप सभा कर सकते हो, पार्क में गैदरिंग कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन उसमें आर्म्स एम्यूनिशन नहीं होना चाहिए, शांत होनी चाहिए वो, ठीक है ना, वॉयलेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, बिना किसी शस्त्र के। कोई भी आप ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हो, इस तरह की चीजें होती हैं इसमें सारी की सारी, ठीक है। हाँ, एक तो राइट टू प्रॉपर्टी था जो ब्लैंक कर दिया इसमें, ठीक है, एक हाँ हाँ हाँ, और एक आपका इसमें आता है ये मीडिया का फ्रीडम ऑफ प्रेस, इसी में ही आता है। अच्छा एक और होता है guys, देखो हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स है, 7 मूल कर्तव्य था, अभी कितने हैं, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। अब आगे सुनना आप लोग, एक और है हमारे पास गाइस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, सूचना का अधिकार। तो ध्यान रखना ये हमारा मूल अधिकार नहीं है, ये हमारा कानूनी अधिकार है, ठीक है ना। मान के चलो इन्होंने एसएससी का फॉर्म भरा, एग्जाम दिया, मैं अपनी बात बता रहा हूँ, सीएचएसएल 2015, मैंने सीएचएसएल का प्री क्वालिफाई किया, 157 मार्क्स है मेरे प्रीलिम्स में, और मेरा मेंस का एडमिट कार्ड ही नहीं आया, मतलब मैंने कट ऑफ क्वालिफाई किया और मेरा मेंस का एडमिट कार्ड नहीं आया, और अगले दिन क्या है, मेरा सीएचएसएल मेंस का एग्जाम है। तो फिर मैं एक दिन पहले मैं वेट करता रहा भाई, फिर मैं गया एसएससी के दफ्तर, एसएससी के दफ्तर उस टाइम पे आए दिन 50-100 बच्चे धरना करते थे, कभी जीडी वाले बैठे रहेंगे, कभी सीजीएल वाले, आए दिन धरना करते रहते थे, ठीक है ना। तो मैं गया, तो मैंने अपना, अच्छा उनको घुसने नहीं, उनको पूछते भी नहीं, ऐसे जो धरना करते हैं ना वो ऐसे ही बैठे रहते हैं, लेकिन मैंने अपना कारण बताया तो उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा, फिर उन्होंने निकाल के मेरा एडमिट कार्ड दिया, ठीक है। इससे किस पे बता रहा था मैं आपको, ये राइट टू इन्फॉर्मेशन है ना। अगर मान लो नहीं देते तो ये मेरा लीगल वो है, मेरा लीगल राइट है मेरा, नहीं देता फिर मैं कानून के पास जाता, है ना। हालांकि ये भी लीगल राइट ही है, बट ये हमारा फंडामेंटल राइट में नहीं आता, राइट टू इन्फॉर्मेशन हमारा फंडामेंटल राइट नहीं है। बहुत सारे राइट अब कोर्ट ने अलाउ कर दिया, जैसे राइट टू बेसिक इंटरनेट सर्विसेज, केरला कोर्ट ने कहा कि भाई आदमी को केरल में इंटरनेट मिलना चाहिए बेसिक, ये उसका फंडामेंटल राइट है। इस तरह की बहुत सारी चीजें देते हैं, फ्री का या वाई वाई जो भी है वो मुझे नहीं पता, केरला हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया था, लिख लिया था ना पीछे का। ये हमारा प्रारंभिक शिक्षा, अलग से कंडीशन यानी उनकी भी
लाइसेंस के लिए जैसे मतलब? बोलने की या गैदरिंग करने की, इसका भी अलग से किसी क्या बोलने के लिए? ना, यानी ये जो भी यूज करना है ये कंट्रोल में करना नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा, तो फिर से बोलो। है। जैसे आपने अभी ये बताया कि लाइसेंस का प्रॉब्लम है, किस चीज़ का लाइसेंस? लाइसेंस चाहिए होगा काम के काम यस यस हाँ, या आर्म्स एंड एम्यूनिशन बनाने के लिए। या ठीक है, हाँ। तो उसका अलग से परमिशन लेनी पड़ेगी। नहीं, उसका तो फिर अब एडमिनिस्ट्रेटिव काम आ जाता है। उन्होंने वो बोल के चले गए कि अगर आपको लाइसेंस लेना है किस चीज़ का, अगर आपको कोई नशीला पदार्थ बेचना है या इस तरह का, तो आपको लाइसेंस लेना है। अगर आपको ड्रग्स बेचने हैं, दवाइयाँ मेडिसिन बेचनी है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। अगर आपको आर्म्स बेच रहे हो, आप हथियार बेच रहे हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। न्यूक्लियर से रिलेटेड अगर प्रोडक्ट बेच रहे हो तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। इस तरह की कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना? ये किसी आर्टिकल में नहीं नहीं, ये किसी आर्टिकल में नहीं, ये तो बोल के ही चले गए। अरे ये तो उन्होंने बोल दिया, 19 में बोल दिया उन्होंने ये बात। लेकिन अब ये लाइसेंस मिलेगा कहां से? तो ये प्रशासनिक कार्य है। जैसे मान के चलो आपको बंदूक लेनी है आपको, ठीक है, तो आप को बंदूक के लिए यहाँ के प्रशासन को अप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ के डीएम के पास। जैसे हरियाणा की बात कर लेते हैं आप, में हरियाणा में से कौन कौन है, ठीक है? हरियाणा में दो चीजें रिक्वायरमेंट है एक फैमिली की, एक सरकारी नौकरी और घर में एक बंदूक होनी चाहिए, ठीक है ना? दो प्रायोरिटी बेस्ड है वहां पे, ठीक है ना? बहुत ज्यादा इसकी डिमांड है वहां पे, ये चीज है। तो ये चीज 5 लाख में काम हो जाता है वहां, बंदूक डीएम से इश्यू हो जाती है। हर घर की डिमांड है भाई, वहां पे थॉट प्रोसेस लोगों की है। तुम अगर चेन्नई में डीएम भी बन जाओगे उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन अगर हरियाणा में तुम अपने इलाके में कांस्टेबल हो तो उसकी इज्जत है। मैं हरियाणा में रहा हूँ काफी दिन, मैंने पढ़ाया है हरियाणा में, पलवल में, ठीक है? हमने कुछ दिनों शिक्षा सदन की दूसरी ब्रांच खोली थी वहां पे पलवल में, NH8 जो राजस्थान जाता है ना। यस, मैं डेली ट्रैवल करता था यहाँ से पलवल, सुबह। नहीं नहीं नहीं, मेट्रो से जाता था 3 घंटे। हाँ, मेट्रो से बल्लभगढ़, बल्लभगढ़ से 20 किलोमीटर और आगे। आगे बढ़ जाए, हो गया? आगे बढ़े, नेक्स्ट लिखो आप लोग, शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारा है। अब इसमें क्या आता है, शोषण कैसा भाई? जैसे किसी को एक्सप्लॉइट कर, मैं इसको मेंटली फिजिकली कैसे भी एक्सप्लॉइट कर सकता हूं, तो वो चीज है। तो आर्टिकल 23 गाइस, मानव से बेगार ने, व्हाट इज बेगार? बेगार का मतलब होता है गाइस किसी से पूरे दिन काम कराया, उसको पैसे नहीं दिए, ठीक है ना? तो ये इंग्लिश में सारा लिखा हुआ है, फोर्स लेबर कहते हैं इसको, बालाश्रम या फिर दुर्व्यवहार। ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या होता है गाइस? मनुष्य को खरीदना और बेचना ह्यूमन ट्रैफिकिंग कहलाता है। ये सब इलीगल है, ठीक है? 24 ये अगला आर्टिकल 24 इसी का ही पार्ट है। कारखानों आदि में बालकों के लिए नियोजन का प्रतिबंध, मतलब कारखाने में बालकों को नियोजन, मतलब कि उसको बालक को काम नहीं करा सकता 18 साल से कम। 18 साल से कम वाले फॉर्म नहीं भर सकते आप। 18 साल तो मिनिमम एज होनी चाहिए ना, वो चीज है। अब बालक की मजबूरी है कि उसके घर में जो उसके पिताजी हैं वो दारू पीते हैं, माता जी बहुत कम बीमार रहती हैं, उसको कमाना है ना? तो वो फैक्ट्री पे आता है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ आपको। तो हमने ऐसे एक बच्चे को रखा हुआ था, हमें फैक्ट्री को बंद करके काम करना पड़ता था उसके कारण से, ठीक है ना? अब उसकी कंडीशन ही ऐसी थी, ठीक है? लेकिन अगर कोई देख लेगा या कोई आ जाएगा फिर डबल खर्चा, ठीक है? वो चीज है। काम भी उसको उतना नहीं देते थे, मतलब ऐसा नहीं कि उसका शोषण कर रहे हैं, और ऐसा नहीं है कि इतना वो बेवकूफ है, ठीक है ना? वो जो फूल कुमार से बच्चे होते हैं ना, ऐसे बच्चे नहीं होते वो। उनको दुनियादारी की अच्छी खासी समझ होती है कम एज में ही। काम खींच लेते हैं वो। आगे बढ़ जाए भाई। हाँ हाँ, लिख लो लिख लो।
ये हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट है ना, शोषण के विरुद्ध क्या हमारा तीसरा फंडामेंटल राइट। इसमें 2 आर्टिकल आते हैं, आर्टिकल 23 और 24, 2 ही आर्टिकल आते हैं। आगे बढ़ जाए, हो गया। नेक्स्ट लिखो आप लोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, वैसे धार्मिक भी लिख सकते हो। आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक क्या क्या कहता है भाई? हाँ, आप कोई भी धर्म अपना सकते हो, ठीक है ना, और उसको फॉलो कर सकते हो, उसका प्रचार कर सकते हो, लेकिन किसी को फोर्सफुली अडॉप्ट नहीं करवा सकते। टोटली गलत है, ठीक है। अच्छा, मान के चलो मैं हिंदू हूं तो मैंने हिंदू कॉलेज खोल दिया। कोई सिख है तो उसने क्या कर दिया, खालसा कॉलेज खोल दिया, है ना। तो अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए कोई ऑर्गेनाइजेशन वगैरह इस तरह का आप खोल सकते हो, जिसमें आप अपनी कम्युनिटी वालों के लिए रिजर्वेशन दे सकते हो, आपकी मर्जी है। इसी में ना गाइस एक और आर्टिकल, आर्टिकल 27 भी आ जाता है शायद, मैंने आगे लिखा है क्या? हाँ लिखा है, चलो कोई नहीं, अभी डिस्कस करते हैं। हो गया। अच्छा, आर्टिकल 27 क्या कहता है गाइस? आ जाओ देखो नेक्स्ट क्या कह रहा है जी। नहीं, आप अपने धार्मिक कार्यों का प्रबंधन कर सकते हो। आप मतलब दुर्गा पूजा मनानी है, आपने दशहरा मनानी है, तो आप करो अपना प्रबंधन, कोई दिक्कत नहीं। इसमें देखो सुनो, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होता। राज्य मतलब जो सरकारें हैं वो किसी भी धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती। हालांकि इनका प्रोपेगेंडा भी दिखता है साफ साफ, है ना। जैसे किसी को लगता है कि हाँ हिंदू ज्यादा है तो उनका फेवर किया, मुस्लिम ज्यादा है तो उनका फेवर किया, सिख ज्यादा है तो पगड़ी पहन ली, है ना, नेताजी ने। ऐसा देखा होगा आप लोगों ने। हालांकि राज्य ऑफिशियली नहीं बोल सकता। हाँ, इसके कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं। जैसे आपको पता, दिल्ली के गवर्नमेंट जो है ना, एक वो तीर्थ यात्रा वो चलाती है ना, एक मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा कार्यक्रम, है ना, बुजुर्गों के लिए जो 60 साल के हैं, वो अपने किसी एक फैमिली मेंबर के साथ जो है तीर्थ यात्रा पे जा सकते हैं, ठीक है ना। ये हिंदूज में है शायद, आई थिंक मुस्लिम में भी है, मुझे नहीं पता, बट ये हिंदूज में है, ठीक है। नहीं, पहले भारत में, मुझे आइडिया नहीं। अब देखो, ये तो आपको पता होगा ज्यादा, ठीक है। नहीं, आपको मैं हिंदू मुस्लिम की नहीं कह रहा, चलो छोड़ो, जान दो, नो डिस्कशन। अच्छा देखो, 27 जो है किसी विशेष, 27 का क्या कह रहा है, किसी विशेष धर्म को संपोषित करने वाले करों के अदायगी के बारे में स्वतंत्र। देखो सुनो, गवर्नमेंट जो है ना किसी विशेष धर्म को वो करके उस पर टैक्सेस नहीं लगा सकती या उस टैक्सेस नहीं ले सकती, ठीक है। आपको पता है रिलीजियस, मान के चलो मेरे पास, आपको पता है जितना भी शिरडी का साईं बाबा या बालाजी मंदिर या कोई भी मंदिर जिसमें हजारों करोड़ों का टैक्स आता है, ये टैक्स फ्री है। आपकी इनकम अगर 100 रुपए है तो गवर्नमेंट पहले उस पर टैक्स लेगी, फिर आपने बचे हुए पैसे जो मान के चलो 28% ले लिया उन्होंने टैक्स, सपोज करो, मुझे नहीं पता इनकम टैक्स कितना है, उसका जो बच गया पैसे उसमें मान के चलो आपने फ्रिज खरीदा, उस पर जीएसटी दोगे,
है ना, कुछ और खरीदा उस पर आप जीएसटी दोगे। तो है ना, कल मैं पढ़ रहा था एक आर्टिकल, उसमें लिखा था टैक्सेस लाइक यूरोप एंड फैसिलिटीज लाइक अफगानिस्तान। ठीक है, निर्मला सीतारमन जी से सवाल पूछा हुआ था उसमें। हाँ, टेम्पल से पता है टैक्सेस नहीं है टेम्पल्स पे, टेम्पल्स का मैनेजमेंट सारा का सारा गवर्नमेंट के पास है, ऐसा कहा जाता है। जैसे वो तिरुपति बालाजी का जो मैनेजमेंट जो चल रहा था, घी वाला कंट्रोवर्सी, वो वहां की गवर्नमेंट मैनेज करती है, तो मुसलमानों में क्यों नहीं करते वो, ये कॉन्ट्रडिक्शन चल रहा है। अब ये तो राज्य बताएंगे मुझे, मैं नहीं बता सकता इसमें, ठीक है। अच्छा, अगर मान के चलो कोई, आपने मान के चलो इनका, इन्होंने कहा मैं हिंदू हूं, इन्होंने अपने नाम पे कोई शिक्षा संस्थान खोल दिया, हिंदू कॉलेज खोल दिया, तो उस पर आप अपने रिलीजन के लिए वो कहेंगे रोज इसमें भाई गायत्री मंत्र होना चाहिए, रोज हवन होना चाहिए, ठीक है ना, धार्मिक उपासना, रोज फास्ट रखेंगे हम लोग, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है, ये सब चीजें ये कर सकते हैं क्योंकि ये इनका अधिकार है, ठीक है ना, ठीक है। मेरा एक स्टूडेंट है, उसने एक ग्रुप बनाया, कट्टर हिंदू ग्रुप, ठीक है ना, इसी ज्यादा नाम नहीं बोलूंगा किसका क्या, कट्टर हिंदू ग्रुप। मैं उस ग्रुप में मैंने क्या बनाया, मैंने क्लिक करके उसको ज्वाइन कर लिया, ठीक है ना, फिर मैंने उसको लीव कर दिया, क्योंकि ये सब चीजें ना सीधे सीधे दिमाग पे असर डालती हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग अपनी नौकरी लो, जब नौकरी मिल जाए ना तो आप तलवार निकाल के एस ब्लॉक चौक पे दौड़ो, ठीक है, फिर जिसको लड़ना है लड़ो, जिसको नहीं लड़ना मत लड़ो, कट्टर बनना या नहीं बनना वो आपकी मर्जी है, लेकिन नौकरी पहली प्रायोरिटी है। अगर ये सब चीजें अपने दिमाग में आप डालोगे, फिर आपको ना चाहते हुए भी वही हिंदू मुस्लिम वाली वीडियोस आनी चालू हो जाएंगी अननेसेसरी, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। इसलिए मैं सब देखता नहीं, मैं पीसफुल होता ना, मैं जानने की इच्छा रखता हूँ, ठीक है। ये सब बंद कर दोगे ना, तुरंत आपको लगेगा कि माहौल एकदम शांत है, ठीक है, और इंस्टाग्राम खोलते ही माहौल एकदम गड़बड़ सा लगेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ जाए। अब कल ही देखो डिबेट चल रही है, काली माता, जो मोदी जी ने वो मुकुट गिफ्ट किया था काली माता का, बांग्लादेश में जाकर के, दक्षिणेश्वर काली मंदिर गए थे बांग्लादेश में, तो वहां पे उन्होंने दान किया था सोने का मुकुट, वो चोरी हो गया है। बांग्लादेश की अभी आपको पता ना कंडीशन क्या है, वो सब चीजें, तो उस पर अब डिबेट चल रहा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट गाइस लिखो आप लोग, आर्टिकल 28 वही चीजें सेम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो आप लोग, संस्कृति और शिक्षक शैक्षणिक अधिकार। देखो इसमें पहला आता है आर्टिकल, देखो इसमें कौन कौन से आर्टिकल आते हैं, इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है, ये जो हमारा 5वां मौलिक अधिकार है, इसमें आर्टिकल 29 और 30 आता है। इसमें क्या कह रहा है, अल्पसंख्यक वर्गों का धार्मिक और भाषाई हितों का संरक्षण, है ना। अल्पसंख्यक कौन, हमारे आपको पता है जब देश का पार्टीशन हुआ तो मुस्लिम वहां चले गए, हिंदू यहां आ गए, लेकिन जो हिंदूज वहां पर रहे 20% थे, अब वो 2% हो गए। तो अल्पसंख्यक का मतलब क्या होता है, जिनकी जो माइनॉरिटी है, जिनकी संख्या क्या है, कम है। भारत में भी मुस्लिमों को अल्पसंख्यक कहा जाता है, हालांकि उनकी आबादी जो है वो बढ़ रही है, ठीक है। तो अगर हिंदू पहले 20% थे, अब वो 2% हो गए, तो अल्पसंख्यक क्या हो रहा है वहां पे, अल्पसंख्यकों का क्या हो रहा है, शोषण हो रहा है, अल्पसंख्यक गायब हो रहा है, जबरदस्ती उनका पलायन हो रहा है या उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। लेकिन भारत कहता है कि अल्पसंख्यकों के वर्गों का क्या करना, हमें प्रोटेक्शन करना है, जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम, जिनकी संख्या कम है ना। अच्छा, भारत में एक बड़ी कमाल की बात है, यहाँ पे माइनॉरिटी बड़े चौड़े में रहता है। जैनियों का नाम सुना आप लोगों ने, जैन धर्म, अभी हिस्ट्री में ही पढ़ेंगे हम लोग। आपको पता है पूरे देश की आबादी का मात्र 1.5% जैनिज हैं, मात्र 1.5%, और उनके पास जो वेल्थ है, जो पैसा है, वो पाकिस्तान की इकोनॉमी की जीडीपी के बराबर है। ये जितने बनिया आप देख रहे हो ना, वो जैन और बनिया समाज, ये सारा वही है, ठीक है ना, जो अपनी शादियों में दबा के खर्च कर रहे हैं, ठीक है ना, जैन समाज या बनिया समाज, ये चीज, ठीक है। तो लगभग 1.5%। अच्छा, वेल्थ एकदम ज्यादा तो अच्छा, जैनियों के पास कुछ नहीं होता रिजर्वेशन, ना वो ओबीसी है, ना वो उनको कोई दर्जा चाहिए, ना वो माइनॉरिटी लेते हैं, कुछ नहीं लेते वो, उनको चाहिए नहीं, वो सक्षम है इस चीज में, ठीक है ना। हाँ, जैनी ज्यादातर इंटरेस्टेड नहीं होता, लेकिन तैयारी कर सकते हैं, लेकिन बनिया बहुत कम ही होगा जो तैयारी करेगा, जनरल में ही आते हैं, जनरल में आते हैं, ठीक है।
या तो वो बिजनेस करेगा, अपनी किराने की दुकान खोलेगा, कोई व्यापार करेगा, या तो वो सीए बनेगा। बनिया देखना आप लोग, सीए भी बनते हैं, सीए के उनका रहता है। तो ठीक है, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो सीए हैं। ठीक है, अगला आर्टिकल 30, आगे देखो क्या कह रहा है। अगर देखो सुनो क्या कह रहा है, सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। ठीक है, आप अपनी संस्कृति और शिक्षा को प्रमोट करने के लिए ये, ठीक है, तो आप शिक्षक संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है ये। देखो सुनो, जैसे कि एक बना हुआ आपका ये दिल्ली में यूनिवर्सिटी कौन सी है ये, जामिया है ना, तो माइनॉरिटीज के लिए अलग से यूनिवर्सिटीज में माइनॉरिटीज का रिजर्वेशन है। ठीक है ना, तो उस तरह का कोई भी संस्थान आप खोल सकते हो जिसमें माइनॉरिटीज के लिए क्या हो, रिजर्वेशन हो, आप कर सकते हो आंसर। ठीक है, आर्टिकल हमारा क्या है ये, हाँ ये हमारा 5वां जो है मौलिक अधिकार है। पहला हमने पढ़ा था समता या समानता का अधिकार, दूसरा हमने पढ़ा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा हमने क्या पढ़ा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, तीसरा हमने पढ़ा शोषण के विरुद्ध, चौथा हमने क्या पढ़ा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, और पांचवा हमने क्या पढ़ा, ठीक है ना, जो हमने पहला पढ़ा था समानता का अधिकार, है ना, आर्टिकल 14 to 18 था, 14 से 18। फिर दूसरा हमने पढ़ा क्या, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर के 22 तक था। ठीक है ना, उसमें प्राण की स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता, ये सब भी था। फिर उसके बाद आर्टिकल हमने जो थर्ड नंबर पढ़ा क्या हमने, 23-24 धर्म की स्वतंत्रता, सॉरी ये शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना, शोषण समझ रहे हो ना आप लोग, किसी भी तरीके से शोषण, है ना, मानसिक रूप से कैसे भी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा धार्मिक स्वतंत्रता, ये हमारा चौथा है, और लास्ट हमारा आर्टिकल ये वाला था 5वां। अब एक और लास्ट है हमारा छठा, वो लिखो आप लोग, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आर्टिकल कौन सा, 32। इसको जो है गाइस, इसको संविधान की आत्मा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, संविधान की आत्मा कहते हैं। 31 ब्लैंक है सर, 31 कुछ नहीं है। यही है, दिल और दिमाग नहीं, आत्मा ही का है। क्वेश्चन देगा तो समझ में हाँ, आर्टिकल 31 भी लिखो आप लोग, राइट टू प्रॉपर्टी लिख लो, ये भी राइट टू प्रॉपर्टी है। आर्टिकल 31 क्या हमारा, राइट टू प्रॉपर्टी, अलग से भी है ये लिख लेना आप लोग शॉर्ट में। आर्टिकल 31 क्या हमारा, आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार लिख लेना। ये हट चुका है ना, ठीक है ना, तो वो ये हटा था 44वें संविधान संशोधन के थ्रू 1978 में हटा था ये। ठीक है, अच्छा किया पूछ लिया, सही है। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, क्या था मतलब, नहीं नहीं नहीं, ये आर्टिकल 31 है, पहले 7 थे ना, तो ये 7वां, ये हमारा छठा था, ये 7वां था। ये आर्टिकल 31 अलग से था, ये हमारा बीच में आ गया ना, ये चीज है। अब ये हमारा, अब ये तो हमारा हट गया है, इसको अब राइट टू प्रॉपर्टी को हमारा क्या हो गया, ये आईपीसी में, सीआरपीसी में डाल दिया इसको। ठीक है, और कानूनी अधिकार बन चुका है। अब उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्या, हमारा छठा नंबर अब ये है, संवैधानिक उपचार। उपचार का मतलब क्या होता है, इलाज। इलाज किस चीज का, अगर आपका फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं हो रहा है, अगर आपका फंडामेंटल राइट फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप इसके लिए न्यायालय जा सकते हो। बार बार मैंने ये बात बोली आपको। ठीक है, न्यायालय कैसे कैसे जा सकते हो गाइस, न्यायालय दो जाने के दो तरीके होते हैं, या तो आप जाओगे सुप्रीम कोर्ट, या आप जाओगे हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट आप जाओगे आर्टिकल 32 के तहत, किसके तहत, आर्टिकल 32 के तहत। ठीक है, और हाई कोर्ट आप जाओगे आर्टिकल 226 के तहत। ये उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट, और सर्व उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसीलिए ये आत्मा आत्मा का है इसको। ठीक है ना, क्योंकि ये आपको संरक्षण देता है। उपचार का मतलब क्या होता है आपको, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज बोलते हैं इसको। ठीक है ना,
हो गया, आगे बढ़ जाए। शॉर्ट में लिख लेना आप लोग कि आर्टिकल 32 के थ्रू हम जा सकते हैं हाई कोर्ट में, और 200 सॉरी सुप्रीम कोर्ट में, और 226 के तहत जा सकते हैं हम लोग हाई कोर्ट। हाँ ठीक है, 2000 तो है ही नहीं, 395 ही है टोटल। तो 232 के थ्रू हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय जा सकता है, और आर्टिकल 32 के थ्रू जा सकता है वो सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आपको लग रहा हो कैसा सवाल पूछेगा? हाँ, छठा गबरू जो होगा। है नहीं अभी, क्वेश्चन बाद में कराऊंगा। लिख लिया ना सबने, आगे बढ़ जाए। टोटल फंडामेंटल, टोटल कितने राइट्स थे हमारे पास? अब आ जाओ, इसको शॉर्ट में लिख लो आप लोग, मैं शॉर्ट में लिखवाता हूं। हमारे पास टोटल राइट्स थे, लिख लो आप लोग, टोटल राइट्स थे 7। ठीक है, बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन मतलब मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में कितने अभी? वर्तमान में अभी 6 हैं। 6 हैं। कौन सा हटा दिया? आर्टिकल 31 राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो हटा दिया, राइट टू प्रॉपर्टी हटा दिया। और भाई ये हटाना जरूरी नहीं है, कब हटाया वो देखो आप लोग। तो मैंने बताया आपको 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है ना। कब हटाया? 44वां संविधान संशोधन 1978, ठीक है ना, तब इसको हटाया गया, 1978 में हटाया गया। ठीक है, मोरारजी देसाई की गवर्नमेंट थी उस समय। ठीक है, इससे पहले इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी 42वें में, तो वो तो चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये इस लास्ट वाले पेज का जीस्ट है ये। आगे बढ़े में हो गया। बातें नहीं प्लीज। अगला देखो, बातें नहीं प्लीज, अरे बातें नहीं यार। अच्छा, क्या सवि क्या संविधान के मौलिक ये जो अधिकार है, क्या इनमें अमेंडमेंट कर सकते हैं? तो भाई कर सकते हैं, इसमें इनको घटाया या बढ़ाया जा सकता है। आर्टिकल किसके थ्रू? आर्टिकल, हमारे संविधान में संशोधन किस आर्टिकल के थ्रू होता है? आर्टिकल 360 ये कहता है संविधान संशोधन, और ये लिया कहां से हमने? साउथ अफ्रीका से। संविधान संशोधन कहां से लिया हमने? ठीक है, तो इसके थ्रू हम किसी भी कर सकते हैं हम लोग अमेंडमेंट, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकार परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। गवर्नमेंट चाहे तो इनको घटा बढ़ा सकती है, बल्कि इमरजेंसी के टाइम पे तो खत्म ही हो जाते हैं, सिर्फ 2 को छोड़ के। कौन से? आर्टिकल 20 और इसकी 20 और 21 को अलग से पढ़ना जरूरी है, बस इतना ही ध्यान रखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट लिख लो आप लोग। नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे आर्टिकल 352 के थ्रू जो होता है गाइस, आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है।
हो गया डन भाई, आगे बढ़े। चलो आ जाओ। अच्छा देखो, ये जो मूल अधिकार है ना, ये क्या देखो सुनो, इसके लिए ना सबसे पहले देखो एक केस हुआ था, केशवानंद भारती। केशवानंद उस व्यक्ति का नाम है जिसने ये केस किया था, वर्सेस केरल राज्य था ये, केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट था ये। अब इसमें क्या हुआ था, इसमें जजमेंट दिया था। अच्छा, ये आज तक का सबसे बड़ा क्या है, हमारा केस है। इसमें 13 जजेस बैठे थे जो कि आज तक किसी भी केस में नहीं बैठे। क्या केस था, क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ठीक है ना। तो इसका जजमेंट निकला कि हाँ हो सकता है, संशोधन कर सकती है संसद चाहे तो मूल अधिकारों में। कौन करेगी, संसद ही करेगी, है ना। तो केशवानंद और केरल राज्य के बीच में जो डिबेट था वो सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, लेकिन इसके आधारभूत संरचना को परिवर्तित नहीं कर सकते। तो आपसे पहला क्वेश्चन पूछेगा कि किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के आधारभूत यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर की बात की, तो केशवानंद के केस में। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, जोड़ने की बात, ठीक है ना। मतलब कोई ऐसा अमेंडमेंट ना करते जिससे नेगेटिव हो जाए, या जितने भी संप्रदाय हैं, कम्युनिटीज हैं या रिलीजन है उनके बीच में नेगेटिविटी क्रिएट हो, ये सब चीजें वो नहीं कर सकते, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये एक लाइन लिख लो आप लोग यहाँ पे, ठीक है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, केरल राज्य के केस में सुप्रीम कोर्ट मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। इसी केस में कहा था, इससे पहले जितने केसेस हुआ था ना इससे पहले, उसमें मना कर देता, नहीं कर सकते संशोधन, बात खत्म हो गई। इस तरह के इससे पहले भी एक बार हो चुका था, वो प्रस्तावना वाले केस में भी। प्रस्तावना वाला भी ये था कि प्रस्तावना में आप अमेंडमेंट कर सकते हो। ये केशवानंद बहुत बड़ा लॉयर था, ठीक है ना, खुद इसको हल्के मतलब ना। और इसके आप फोटो देखोगे तो एक साधु सा दिखेगा आपको, मतलब कि इसने साधु जैसा वेश धारण कर रखा है। क्या स्किप किया था मैंने, ये तो मैंने लिखवा दिया था ना, ये वाला, यही इंपॉर्टेंट है, बस यही लिखना था। ये वाला में आप लोग लिख लो, ये वाला पॉइंट, ये वाला। सुप्रीम कोर्ट ने 1973 में केशवानंद के केस में कहा कि आप अमेंडमेंट कर सकते हो, और संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि आधारभूत संरचना की बात भी किस केस में गई थी, केशवानंद के केस में गई थी, ठीक है ना। आज तक का सबसे बड़ा केस जो है वो क्या है, केशवानंद भारती का केस है। इसमें अप्रोक्सीमेटली 13 जजेस की बेंच जो है वो बैठी थी। आज तक कितने बड़े मुद्दे हो गए, लेकिन आज तक कभी नहीं बैठी। 13 जजेस आज तक नहीं बैठे कभी, 13 से कम बैठे हुए, 7 बैठते हैं, 5 बैठते हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाए, बस खत्म ही होने वाला है, ये फंडामेंटल राइट्स खत्म होने वाला है। लिख लिया सबने, अब नेक्स्ट पे आ जाओ आप लोग। अच्छा, ये जो आर्टिकल 20 था गाइज, ये मैंने लिख दिया अलग से, लेकिन इसकी आवश्यकता नहीं है। जितना बात मैंने आपको बताया ना वो आपको ध्यान रखना है, इसमें ज्यादा कुछ आता नहीं है। आर्टिकल 20 और 21। अच्छा, ये जो आर्टिकल 21 है ना गाइज, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, इसी में राइट टू प्राइवेसी जो है गाइज इसी का ही पार्ट है। अगर आपसे कभी पूछ ले भूले भटके, राइट टू प्राइवेसी कौन से आर्टिकल का पार्ट है, ये पहले नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट डिफाइन करता रहता है टाइम टू टाइम, है ना। जैसे मान के चलो किसी पेरेंट्स ने अपने बच्चे के पीछे जो है स्पाई लगा रखा है, ठीक है ना, या कुछ भी, तो राइट टू प्राइवेसी अगर भंग हो रही है किसी भी रीजन से, कुछ भी हो सकता है, तो उसके थ्रू आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और क्या कहता है आपका, ये तो आपको बता दिया मैंने, 24 घंटे के अंदर पेश होना चाहिए, इसकी चर्चा हम कई बार कर चुके हैं। ये भी हम कर चुके हैं, अभी को लिखवाई दिया मैंने, है ना, कि 300 आर्टिकल राइट टू प्रॉपर्टी खत्म हो गया। रेमेडीज वाला मैंने आपको लिखवाई दिया। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या कहा था, संविधान की
आत्मा कहा था और उसका हृदय कहा था, हाँ हृदय भी है, ठीक है। हाई कोर्ट आप जा सकते हो, ये हम लिख ही चुके हैं, ठीक है। अब बात करते हैं गाइस, अगर आप मान के चलो इनके फंडामेंटल राइट्स को छीन लिया तो ये हाई कोर्ट चले जाएंगे। तो हाई कोर्ट क्या करेगा? हाई कोर्ट 5 तरह के आदेश देगा। आदेश को क्या कहा जाता है? रिट्स कहा जाता है, ठीक है। पहला आदेश देगा हैबियस कॉर्पस का, यानी कि बंदी प्रत्यक्षीकरण का। मतलब कि तुम्हें पता है हाई कोर्ट कोई छोटी मोटी चीज नहीं, सुप्रीम कोर्ट। मान के चलो आप सुप्रीम कोर्ट चले गए, मान के चलो इनको अरेस्ट कर लिया पुलिस ने, फॉर एग्जाम्पल, अब ये आगे बैठे तो इन्हीं को करवा रहे हैं बार बार, सॉरी बस सर, कोई बात नहीं, आज तो कुछ इनको अरेस्ट कर लिया तो पुलिस, अब ये तो जा नहीं सकता हाई कोर्ट, तो उनका कोई रिलेटिव चला जाए, मान लो मैं चला जाता हूँ कि जज साहब इनको बिना वजह पुलिस वाला अरेस्ट करा, पेश भी नहीं कर रहा, तो जज साहब उस समय नॉर्मली बात करेगा। जज साहब कहेंगे कोई बात नहीं, छोड़ रहा, तुरंत ऑर्डर देंगे, छोड़ देंगे, या उसको पेश करना होगा तो पेश करेंगे, है ना। अब जज साहब बुलाएंगे एरिया के एसपी को, वो ये कांस्टेबल को नहीं बुलाएगा वो, ठीक है ना। तो एरिया के एसपी बुलाएगा और एरिया के एसपी से पूछेगा कि ये क्या हो रहा है, तो एसपी कहेगा जज साहब हम देखेंगे। देखेंगे? आपको पता नहीं था देखेंगे? इतने दिन से क्या कर रहे थे? ये वो चीज है। तो ये सारी चीजें किस पे फोड़ी जाएंगी? तो एसपी पे। एसपी को खबर ही नहीं है कि इसको अरेस्ट किया है, उसको क्या पता? एसपी के अंडर में तो 10 थाने आ रहे हैं, उसको क्या पता किस थाने में क्या कांड हो रहा है, उसको थोड़ी पता है, ठीक है। ये कहानी तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कांस्टेबल या इंस्पेक्टर को नहीं बुलाएगा, वो सीधे बुलाएगा एसपी को, उससे बात करेगा, उससे, या एसीपी को, जो भी मुख्य अधिकारी होगा उससे बात करेगा, ठीक है। ऐसे को नहीं बुलाते। ऐसे जो कांस्टेबल होते हैं या जो एसएचओ वगैरह होते हैं ना, इनको तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ही मैंने देखा है, कई जजेस ये बताते हैं, कई जजेस इतने क्रूर होते हैं उनको मुर्गा बना देते हैं वहां पे, या ऐसे स्कूल में ऐसे खड़े होते थे ना हाथ ऊपर करके, ऐसे टेढ़ा करके, पैरों को बेंड करके, ये सारे पनिशमेंट इनको हाई कोर्ट में देते हैं खड़े खड़े, ऐसे देखे हैं जजेस पुलिस वालों को। मतलब कई पुलिस वाले ऐसे हैं जो फलाना हाई कोर्ट में, देखो जैसे आप जाओगे रोहिणी कोर्ट में, देयर आर लॉट्स ऑफ चैम्बर्स, रूम्स है ना, बहुत सारे रूम्स है जिसमें कोर्ट है। जैसे रूम नंबर 110 जो है वो मंगोलपुरी का कोर्ट है, रूम नंबर 111 है वो सुल्तानपुरी का, 112 जो है वो, ठीक है। अच्छा, वो फिल्मों वाला सीन नहीं है कि एक मूर्ति रखी होगी, उसकी पट्टी बंदी होगी, तराजू होगा, कुछ नहीं। इतनी ज्यादा फाइलें हैं कि सब दब गया है पीछे, फाइलें ही फाइलें, अलमारियां बड़ी बड़ी उनमें फाइलें रखी हुई हैं। अलमारी, जॉली एलएलबी वाला सीन देख लो आप लोग, जॉली एलएलबी मूवी देखी, उसमें देखा ना फाइलें कुछ वैसा, कटघरा वटघरा कुछ नहीं है। जज के बाद टाइम ही नहीं है। क्रिमिनल अगर मान लो उन्होंने कोई क्राइम किया, पुलिस वाला हाथ पकड़ के लाएगा, फलाना केस नंबर, मुलजिम ये है, पेशी होगी, निकलो चलो, इतना 5 मिनट देगा जज साहब, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि भाई बोलेंगे जज साहब फाड़ दीजिए कानून की किताब, ठीक है, इस तरह कोई डायलॉग बोलने का समय नहीं होता वहां पे, ठीक है। देखा जज साहब ने, ओके कर दिया। जज साहब को यह भी नहीं पता कि ये बंदा वो है भी कि नहीं है, इनकी जगह करो कोई और चला जाए, ठीक है ना। और एक वो नौकरी भी अच्छी होती है, आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, केस नंबर 29 हाजिर हो, जो गेट पे खड़े रहते हैं, अर्दली, है ना, कोर्ट का अर्दली होता है, मोटी कमाई है उसमें भी, उनको दो पैसे तो वो बाद में आपकी हाजिरी लगवाएंगे, वो चीज है, ठीक है। तो हैबियस कॉर्पस क्या होता है आपका? बंदी प्रत्यक्षीकरण, मतलब किसी को अगर न्यायालय या आदेश देता कि वह उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करे जिसको अरेस्ट किया गया है, ठीक है ना। आगे की बात, अच्छा ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है गाइस, ये किसी अधिकारी या किसी निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध हो सकता है, ठीक है। मान के चलो मैं कोई पुलिस वाला नहीं हूं, मैंने इनको गिरफ्तार कर लिया फॉर एग्जाम्पल, मतलब मैंने इनको घर में बंद कर दिया है, इन दैट केस भी मतलब मैं निजी व्यक्ति तो ना, प्राइवेट तो है ना, पुलिस वाला होता तो अधिकारी होता, लेकिन दोनों के अगेंस्ट हो सकता है, प्राइवेट के आगे भी और कोई ऑफिसर उसके आगे। फिर आपका है मैंडेमस गाइस, परमादेश, इसके माध्यम से न्यायालय किसी लोक अधिकारी को, लोक मतलब कि कोई पब्लिक गवर्नमेंट ऑफिसर है, सरकारी व्यक्ति को आदेश दे सकता है कि वह उस कार्य को करे जिस कार्य को करने हो तो वो बाध्य है। मान के चलो इनका सिलेक्शन डीएम की पोस्ट पे हुआ है और ये काम कर रहे हैं एलडीसी का या किसी और का, या मान के चलो ये एलडीसी सेलेक्ट हुए हैं और इनके बॉस ने कहा, उनका जो बॉस, देखो सुनो, आपको पता है ना गवर्नमेंट जॉब में लेवल सबसे नीचे होता है एमटीएस गाइस, सबसे नीचे क्या होता है, फिर होता है एलडीसी, फिर होता है यूडीसी, फिर होता है एएसओ, फिर होता है एसओ, फिर होता है डीडी डिप्टी डायरेक्टर, फिर होता है डायरेक्टर, ऐसे बढ़ते हैं। सीजीएल के थ्रू आप सीधे यहां से लगते हो, तो 10+2 सीएचएसएल के थ्रू आप यहां से लगते हो, एमटीएस के थ्रू आप यहां से लगते हो, ठीक है ना। तो जब आप यहां से रिटायर, अच्छा एक्चुअली सेक्शन ऑफ, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एएसओ लगते हो आप सीजीएल के थ्रू, ठीक है ना, और एएसओ से प्रमोट होकर आप डीडी लगते हो, जो आईएएस लगते हैं वो सीधे यहां से लगते हैं,
ठीक है ना। तो जब आप प्रमोट होगे, सीजीएल का एग्जाम क्रैक करोगे, एएसएल होगे, तो आप एक लेवल पे आईएएस के इक्वल आ जाओगे कुछ टाइम के बाद, जब आपका प्रमोशन डीडी के लेवल पे चला जाए। लेकिन एमटीएस में क्या लगता है, ज्यादा ज्यादा क्या बनोगे, एलडीसी या यूडीसी बन जाओगे, ठीक है ना, वो चीज है। तो मैं ये कह रहा था, मान के चलो इनका सिलेक्शन एमटीएस के पोस्ट पे होता है और इनका सीनियर, इनको एलडीसी का भी काम आता है ना, लेकिन ये एक दिन इनका सीनियर नहीं आया, ये लगे एलडीसी काम करने, कुछ भसड़ हो गई, कौन जिम्मेदार होगा, है ना। तो कहना क्या चाह रहा है कि कोई भी पब्लिक अधिकारी जिसको जिस काम के लिए रखा गया वो वही काम करे, उसी के लिए बाउंडेड है वो, ठीक है। राष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ करके, राष्ट्रपति और राज्यपाल इससे फ्री हैं, वो जिस काम में हस्तक्षेप करना चाहे वो कर सकते हैं, ठीक है। आगे की बात करते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, उत्प्रेषण यानी कि सेरेटरी कहते हैं, किसी भी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा, देखो सुनो, ये कोर्ट को ऑर्डर करता है, ये पब्लिक के लिए नहीं है। कोई भी सीनियर कोर्ट जो है वो अपने जूनियर कोर्ट को क्या करेगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को, हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को, ठीक है ना, ऑर्डर करता है क्या, कि अपनी अधिकारिता का उल्लंघन ना करे। अभी थोड़ी देर मैंने कहा कि जब कोर्ट में जाओ, किसी भी कोर्ट में जाओगे आप, बहुत सारे कमरे होते हैं, और जितने कमरे होते हैं गाइज उतने ही उस इलाके में न्यायालय। जैसे आप रोहिणी कोर्ट में जाओगे तो ये जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट आप देख रहे हो दिल्ली का, इसमें जितने इलाके आपकी नजर में, रोहिणी, ये सुल्तानपुर, ये जो भी आगे प्रेमनगर, जो भी, हर का कोर्ट अलग अलग बना हुआ, हर किसी का, है ना, वो चीज है, और उसके केसेस वहां पे होते हैं। लेकिन अगर मान के चलो कोई ऐसा केस है जो यहाँ का है लेकिन वो दूसरे किसी कोर्ट में चल रहा है, तो और मुझे लगता है यार ये गलत चल रहा है, तो मैं सुप्रीम कोर्ट जाकर के अप्लाई कर सकता हूँ। सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर देगा कि भाई ये कोर्ट, ये जो केस है ये इस जगह का नहीं है, ये दूसरी जगह का, वहां पे चलना चाहिए। तो वो वहां पे उसको क्या कर सकता है, भेज सकता है, सही जगह पे भेज सकता है, ठीक है। तो अधिक ये कोर्ट टू कोर्ट होता है, कोर्ट टू कोर्ट होता है, मतलब ये किसी व्यक्ति के लिए नहीं होता, ये न्यायालय द्वारा न्यायालय के लिए होता है। अगला, क्यों वारंट यानी कि अधिकार परीक्षा। इसमें पूछा जाता है कि भाई आपका क्या अधिकार है, आप किस अधिकार से काम कर रहे हो। असंवैधानिक रूप से किसी सार्वजनिक पद पर बैठा व्यक्ति के विरुद्ध जारी कर, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति बैठ जाए जो इलीगल तरीके से उस पोस्ट पे बैठा हुआ हो, उसके लिए वो एलिजिबल ही ना हो, तो फिर गवर्नमेंट पूछेगी, मान के चलो 1 मिनट के लिए, कि कल को मोदी जी के ये जानकार हैं, मोदी जी ने इनको डीएम ही बना दिया, बना सकते हैं, तो सरकार इनसे पूछेगी भाई तुमने एग्जाम तो दिया नहीं। अभी आपको पता है लेटरल एंट्री हो रही थी आईएएस में, लेटरल एंट्री समझते हो आप लोग, बिना एग्जाम दिए ही कलेक्टर बनाने की कोशिश में थी गवर्नमेंट, अब वो बंद हो गया, ठीक है ना। तो लेटरल एंट्री में सरकार पूछती है, वैसे तो ये सरकार रूल बना रही थी, लेकिन अगर मान के चलो ये बिना दिए ही एग्जाम लग जाते हैं, असंवैधानिक रूप से लग जाते हैं, तो सरकार इनसे, गवर्नमेंट, हाई कोर्ट इनसे पूछ सकते हैं कि किस अधिकार से, है ना, आपका क्या अधिकार है वहां पे काम करने का, किस अधिकार से काम कर रहे हो, ये सारी चीजें। तो नेक्स्ट हमारा लास्ट क्या, हमारा अधिकार परीक्षा। और भी है, ये 5 रिट है जो जारी कर सकता है। ये 5 रिट कौन जारी कर सकता है, या तो हाई कोर्ट या फिर 4 ही हुई है। अच्छा, एक मेंडेमस रह गया शायद, मेंडेमस है क्या, मेंडेमस, हाँ मेंडेमस, 1 2 3 4, नहीं 4 नहीं है, 1 मिनट रुक जाओ, एक और एक बात देता हूँ मैं, एक इसी में ना, किसी में 2 होगा, मैंने शायद, प्रोविजन, प्रतिषेध, हाँ एक प्रोविजन लिख लो आप लोग, प्रतिषेध लेख होता है, प्रतिषेध लेख। ये भी कोर्ट टू कोर्ट इशू होता है गाइस, हाई सुप्रीम कोर्ट से किसको इशू होता है, ये हाई कोर्ट से। अगर मान के चलो कोई ऐसा मामला है जो कि कई सालों से किसी कोर्ट में पड़ा हुआ है, लोअर कोर्ट में पड़ा हुआ है, और उसको कोई जजमेंट ही नहीं हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उसको अपने पास बुला सकता है, ठीक है ना। ऐसे कई केसेस होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट उस केस को डायरेक्ट, जैसे मान के चलो अभी वो जो डॉक्टर वाला केस हुआ था कलकत्ता में, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ले ली, स्यूमोटो भी बोलते हैं इसको, ठीक है ना। कई केसेस में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट ही इन्वॉल्वमेंट ले लेता है। जिस कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट, अच्छा जज ही तो होते हैं ना सुप्रीम कोर्ट में, वो भी तो टीवी देखते होंगे, तो वो भी तो देखा होगा ना डॉक्टर के साथ ऐसा हुआ,
तब ऐसा अगर होता तो डायरेक्ट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट किसी भी कोर्ट में संज्ञान ले सकता है, फिर वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में ही चलेगा डायरेक्ट। ठीक है ना, ये चीज है। और आपको पता है क्या, किसी व्यक्ति को अगर सुप्रीम कोर्ट से अगर सजा मिली हुई है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। अब हुआ क्या, जब टाडा का एक्ट लगा संजय दत्त के ऊपर, है ना, आर्म्स रखने के चक्कर में, तो उनको सुप्रीम कोर्ट ने ही उनको सजा दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट स्यू मोटो लिया था उसमें, सुप्रीम कोर्ट ने ही डायरेक्ट उसमें क्या किया था, फैसला सुनाया था। तो उनको सजा हो गई 5 साल की, जो भी सजा हो गई। ठीक है, आम आदमी होता तो उसको शायद कम से कम मौत ही मिलती। ठीक है, तो उनको सजा हो गई, वो छूट गए, लेकिन वो चुनाव नहीं लड़ सकते जीवन में कभी भी। उनको टिकट, वो खड़े हो सकते हैं मंच पे किसी नेता के साथ, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगी, क्योंकि जो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट से पनिश्ड है उसको कहीं भी टिकट, चुनाव लड़ ही नहीं सकता, बात ही खत्म है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट। किसके लिए, अगर कोई मैटर बहुत लंबे समय तक उसके पास पेंडिंग है तो वो उसके पास ट्रांसफर करे, उसको भेजे, वो सब चीजें। ठीक है, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। अच्छा, एक चीज और, हमारे न्यायालय में ना काफी सारे रिफॉर्म्स टाइम टू टाइम हो चुके हैं। जैसे कि एक होता है जनहित याचिका। जनहित याचिका क्या होता है, ध्यान सुना है। ऐसी याचिका, देखो सुनो, सरकार आपकी बात नहीं सुनेगी, आप कितना भी चिल्लाओ सरकार बात नहीं सुनेगी। मान के चलो मेरे साथ कुछ अन्याय हो गया पेपर में, मैंने पेपर अच्छा दिया था लेकिन मेरे को फेल कर दिया, तो सर मैं कितना भी सर जान दे दूं, मैं मेरी बात सरकार नहीं सुनेगी। सरकार बात सुनेगी कोर्ट की, क्योंकि कोर्ट इंडिपेंडेंट है ना, वो एक दिन में ही सरकार खत्म भी कर सकती है। ये अभी ऑर्डर दे तो अभी के अभी जो है प्रधानमंत्री को अरेस्ट करने का हुक्म जारी हो जाए। ठीक है ना, ऐसा कर सकती है सरकार। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के ना एक चीज बनाई गई, जनहित याचिका, जिसको कहते हैं आपको क्या, PIL कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, PIL कहते हैं। ठीक है ना, पब्लिक इंटरेस्ट लेजिस्लेटर बोलते हैं इसको शायद। इसको जिस 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 न्यायाधीश ने इसको चालू किया था उनका नाम था PN भगवती। क्या नाम था उनका, PN। तो भारत में न्यायाधीश PN भगवती को जनहित याचिका का जनक यानी कि फादर कहा जाता है। उन्होंने ही सबसे पहले इसको शुरू किया। अब हुआ क्या, ध्यान से सुनना आप लोग। सन 2000 में ना एक व्यक्ति को लगा कि MTNL समझ रहे हो ना, महानगर, वो जो MTNL जो सरकारी संस्था है टेलीफोन की, दिल्ली में थी, अब तो कम होगी काफी। तो एक व्यक्ति को लगा कि MTNL ने मेरे बिल में 50 पैसे जो है ज्यादा ले लिया, 50 पैसे। उसने PIL डाला 50 पैसे के लिए, और वो कोर्ट में केस चला सदियों तक, 10 साल चला। और कोर्ट ने कहा कि इसको 50 पैसे दे दो भाई। ठीक है ना, लेकिन अब सुनो तो सही आगे क्या कहा। MTNL ने उस साल 5 करोड़ लोगों से 50 पैसे उधार लिए थे। ठीक है ना, सबको 50 पैसे दो, यानी 2.5 करोड़ रुपए दो सबको। ठीक है ना, ये होता PIL। PIL मतलब कि आपके जजमेंट से पूरी जनहित को फायदा हो, ऐसा कुछ जजमेंट, ऐसा कुछ आपका पर्सनल मैटर ना हो उसमें, ये सब चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, ये चीज। अच्छा, और ध्यान सुना आप लोग, अनुच्छेद 33 गई, संसद को यह शक्ति प्रदान करता है कि यह सशस्त्र बल, जितने भी हमारे पैरा एसएफ फोर्सेज हैं, ठीक है ना, जैसे देखो सुनो, सशस्त्र बल क्या होता है, ध्यान सुनना। हमारे देश में ना लगभग, अब तो कह रहे हैं 16 लाख आर्मी है, आई थिंक अभी फिलहाल में 16 लाख के आसपास आर्मी है। हम दुनिया की 3rd लार्जेस्ट आर्मी है। और हम, ये शायद मैंने आप लोगों को बताया भी था कि हम लोग अपनी आर्मी को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। जैसे अगर हमने UN में बोला कि हमारे पास 1000 आर्मी में लोग हैं, तो हम 1000 ही रखेंगे। अब उस 1000 को हम बांट सकते हैं, किसी को नेवी में डाल दें, किसी को एयरफोर्स में, किसी को जल स्थल में, है ना, लैंड में। अब उसको हम बढ़ा नहीं सकते। ठीक है ना, लेकिन सेना तो और चाहिए, देश को इतना बड़ा देश है, दुनिया का सबसे क्या कहते हैं, पॉपुलेशन में सबसे आगे है ना। तो इसके लिए हमने अलग अलग और फोर्स बना, हमने CISF बना लिया, हमने ITBP बना लिया। ये आर्मी नहीं है। अगर CISF का बंदा मरता तो उसको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, क्योंकि शहीद का दर्जा किसे मिलेगा, आर्मी वाले को। अगर इसीलिए सरकार की मजबूरी है कि CISF में मरने वाले, ITBP में मरने वाले, BSF में मरने वाले व्यक्तियों को हम लोग शहीद का दर्जा नहीं देते। ये सरकार की मजबूरी है, कोई जानबूझ के नहीं कर रहे। CISF वाले इस पर आंदोलन करते रहते हैं कि अगर CISF वाले की मान लो पोस्टिंग अगर होती है, जैसे अभी एक स्टूडेंट आता है लास्ट बैच, उसके फादर जम्मू कश्मीर में पोस्टेड है, अगर कल को कुछ अनहोनी हो जाती है तो कंपनसेशन मिल जाएगा, पैसे मिल जाएंगे, लेकिन शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा पर्टिकुलर। ठीक है ना, वो चीज है। क्योंकि शहीद का दर्जा तो हम किसको देंगे, सिर्फ आर्मी वालों को, है ना। अगर हम शहीद का दर्जा देंगे तो वो आर्मी में कंसीडर होगा। तो UN को पता चला कि हमारे पास 13 लाख आर्मी नहीं, हमारे पास तो 50 लाख 60 लाख आर्मी है, क्योंकि CISF की भी भर्ती हमने रखी हुई है, ITBP की भी रखी हुई है, ये सारी चीज हमने रखी हुई है। समझ पा रहे हो आप इस चीज को। तो ये सशस्त्र बल आर्मी से अलग है। ठीक है, इसको कहते हैं CPO, सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, जो फॉर्म भरते हो CPO का,
है ना, इसमें आईटीबीपी, सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ, ये सब चीजें आती हैं। आईबी, जितनी भी आईबी और रॉ, जितनी भी खुफिया एजेंसी हमारे पास, और ये जितने भी एजेंसी है ना, इनके मूल अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। आप नहीं देखो कोई पुलिस वाला धरने पे चला गया, दे आर नॉट अलाउड, उनको अलाउड ही नहीं है धरने पे जाना, ठीक है ना। कोई फौजी धरने पे चला गया, ठीक है ना, कोई खुफिया एजेंसी वाला धरने पे चला गया, तो इनको धरने से, इनका कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता। हाँ, डॉक्टर्स का होता है, डॉक्टर धरने पे जाते हैं। जो अभी कलकत्ता वाला केस होता है उसमें दिल्ली के डॉक्टर भी धरने पे चले गए, ठीक है ना। वो तो एम्स के डॉक्टर धरने पे चले गए, सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप के बाद डॉक्टर्स काम पे आए हैं, है ना। अब डॉक्टर्स ने क्या कर लिया, अपना एक ऑर्गेनाइजेशन बना लिया। ऐसा होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि मान के चलो डॉक्टर धरने पे चले गए, कोई मरते मरते इमरजेंसी में जा रहा है, वो तो खत्म ही कहानी है। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग। तो इनका भी नहीं होना चाहिए। जैसे यूपी में काम बढ़िया हुआ था कि योगी ने कहा था कि जो धरने पे जा रहा है ना, वो कल से नौकरी पे ना आए, हम नए डॉक्टर हायर कर लेंगे, ठीक है। जो धरने पे जा रहा है वो धरने पे ही रहे, ठीक है। ये चीज है। तो आर्टिकल 33 क्या कहता है, संसद जो है, जो हमारे ये सशस्त्र सीमा बल है, सशस्त्र सीमा बल को हम क्या कहते हैं गाइस, आर्म फोर्सेस, है ना। आर्म फोर्सेस है अदर देन आर्मी, और जो खुफिया एजेंसी हैं, और जो हमारे इनके जो मूल अधिकार है, उन पर हमने क्या लगा रखा है, प्रतिबंध लगा रखा है। उनको वोट देने का अधिकार भी बड़ा लिमिटेड है ना। अच्छा एक बात, तो टीचर्स की तो ड्यूटी लगा रखी, अच्छा आपकी भी ड्यूटी लगेगी, ऐसी बात नहीं है। आप मान के चलो किसी भी मिनिस्ट्री में सेलेक्ट हो जाओगे ना, इनको मैसेज आ जाएगा कल वोटिंग है, आपको फलाना जगह पहुंच के आपको रिपोर्ट करना है। ये जॉब पे नहीं जाएंगे उस दिन। अगर मान के चलो ये एसएससी में कुछ भी बन जाए, मैसेज आता है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को, सिर्फ टीचर्स को नहीं आते। जैसे ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में सेलेक्ट हो गए, तो इनको मैसेज आएगा भाई आपको कल सीजल का एग्जाम है, आपको नोएडा सेक्टर 62 का इन्विजिलेटर मेन बनाया जा रहा है आपको हेड, आप वहां पे जाके सब कुछ मैनेज करोगे। ये जाएंगे सुबह, मैनेज करेंगे सब कुछ। इस बात के उनको पैसे मिलेंगे वो एक अलग मैटर है, लेकिन इनको ऐसे ऐसे आपको मिला, और उसका अलग से प्रीक्विसाइट मिलेगा सैलरी के अलावा, 1000 रुपए 2000 रुपए जो भी आपका पर डे का बनेगा, अकॉर्डिंग टू योर लेवल। अगर आप एमटीएस होगा तो कम मिलेंगे, सीजल वाले होगा तो ज्यादा मिलेंगे, ये सब चीज होती है, ठीक है। तो ये चीज, तो जितने भी टीचर्स होते हैं ना, इनकी वोटिंग का, अच्छा मान के चलो कोई सियाचिन में कोई पोस्टेड है आर्मी का बंदा, वो कैसे वोट करेगा, तो वो अपना उनका राइट टू वोट भी गया इनका, तो फिर वोट करने का भी अधिकार नहीं है, जबकि वोट करने का अधिकार डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा अधिकार माना जाता है ना। अच्छा राइट टू वोट भी हमारा लीगल राइट है, इसको हमने कहीं नहीं पढ़ा अभी तक, फंडामेंटल राइट में तो पढ़ा ही नहीं हमने। राइट टू वोट भी क्या हमारा लीगल अधिकार है। तो वो जो बंदा है, कौन, जो सियाचिन में पोस्टेड है आर्मी का, वो बैलेट पेपर पे या स्टैम्प पेपर अपना खुद का वोट लगा करके वो उसको भेज सकता है, जहां उसकी टेरिटरी है, वो खुद ही उसका वोट काउंट हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है। आगे की बात, आर्टिकल 34 क्या कह रहा है आपका, हाँ किसी इलाके में अगर गाइस आर्मी का एक्ट कोई लागू है, आर्मी एक्ट लागू है, ठीक है ना, तो वहां पे मूल अधिकारों में क्या हो जाता है आपका, प्रतिबंध है। जम्मू कश्मीर में आर्मी अपने हिसाब से काम करती है, वहां पे कोई मूल अधिकार जिसको चाहे लपेट दे, ठीक है ना। या मणिपुर वगैरह जहां पे वो जो लड़ रहे थे ट्राइब्स, अभी आ रही थी ना कुछ दिन पहले, मणिपुर के केस भी है ना, तो वहां भी जहां पे आर्मी एक्ट होगा वहां पे आर्मी, यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करेंगे, ठीक है। दो चीजें इन शॉर्ट लिख लेना आप लोग, एक तो ये लिख लिया आप लोगों ने, एक ये वाला पॉइंट, और एक आर्टिकल 34। आर्टिकल 33 क्या कह रहा है आपका, जो हमारे इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो हमारे आर्म फोर्सेस है, उनका फंडामेंटल राइट्स पे, ठीक है, लगा दिया। आर्टिकल 34 क्या कह रहा है हमारा, जहां पे आर्मी एक्ट लगा होगा वहां पे फंडामेंटल राइट काम नहीं करता है। आगे और क्या कह रहा है, और भी ये कुछ, अच्छा कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, हालांकि ये क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है बट फिर भी ठीक है। कह रहा है क्या, भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, कहां से कहां तक दिए गए हैं भाई, 12 से 35 दिए गए हैं, ठीक है ना। पहला मौलिक अधिकार क्या हमारा, समानता का अधिकार, ठीक है ना, आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक। दूसरा मौलिक अधिकार क्या हमारा, स्वतंत्रता यानी राइट टू फ्रीडम, 19 से लेकर के 22 तक। तीसरा मौलिक अधिकार क्या हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण करना नहीं, शोषण के विरुद्ध, ठीक है ना, कहां से लेकर के 23 और 24। फिर आपका क्या है, आपका धार्मिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, है ना, कहां से 25 से 27 तक। फिर आपका पांचवा क्या हमारा, शैक्षणिक संस्थानों और संस्कृति का अधिकार, है ना,
25 से 28 है। फिर ये हमारा क्या था, 28 से लेकर के शायद 30 तक था, आई थिंक 29 और 30 था, हाँ। और फिर आपका है क्या, एक संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32, लेकिन बीच में एक आर्टिकल 31 भी था, क्या, राइट टू प्रॉपर्टी, वो हटा दिया। समझिए ना, जब सवाल पढ़ो ना प्रीवियस ईयर, तो इस तरीके से पूरा ही लपेटा करो आप लोग, तब जाके, हाँ। आर्टिकल 300 में नहीं, आर्टिकल वो कानूनी इस 300 में, ये संविधान में नहीं है वो हमारे, ठीक है ना। हाँ हाँ, आगे बढ़े भाई, देखो तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, आर्टिकल, अगला, मूल अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा एक प्रत्यक्ष रूप से बालकों के शोषण के संबंधित है। भाई ये आर्टिकल 17 कौन सा हमारा, छुआछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, तो ये क्या बालकों से संबंधित है। राइट टू फ्रीडम क्या ये बालकों से संबंधित है, 24 या 25, 24 है ना, बाल श्रम लेबर लॉ 24 था या 25 था, सीरियसली, अच्छा 25 पर धार्मिक था, ओके ओके। अगला नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत जो है किस केस में दिया था, केशवानंद भारती बनाम, ये क्वेश्चन आया होगा, ठीक है ना। और देख लो आप लोग, निम्नलिखित में से किस एक को नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षक और भारतीय संविधान का अभिभावक यानी कि गार्जियन कहा जाता है, सुप्रीम कोर्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। सुप्रीम कोर्ट को क्या कहा जाता है, भारतीय संविधान में संशोधन कौन कर सकती है, संसद कर सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया संपत्ति के अधिकार, ठीक है ना, 44वां संविधान संशोधन, इनमें से कोई भी नहीं है, ये है, ठीक है ना, 44th अमेंडमेंट 1978, ठीक है। और देख लो आप लोग, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत को खत्म किया गया, आर्टिकल 17, ठीक है। अगला गाइस, फ्रीडम ऑफ रिलीजन के थ्रू ही, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था ना हमने, उसी के थ्रू आप एरोप्लेन में आप नेल कटर नहीं ले जा सकते, मेट्रो में अगर आप ले जाते हो ना वो पेंसिल छीलने का कटर, तो पूछा जाता है स्टेनोग्राफी के बच्चों से कि क्या है ये, लेकिन सिख जो है वो क्या ले जाते हैं, कृपाण ले जाते हैं, इसी कारण से ले जाते हैं, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना आप लोग। ये क्या कह रहा है आपका, भारत के कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता का अधिकार कौन सा हमारा, 14 से शुरू है, तो वही वाला करेंगे, ठीक है ना। कौन सा, एक मिनट, 14 में था या 15 भी तो है ना यहाँ पे, नहीं 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 नहीं, 15 है ना। फोर्टीन में तो जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे है ना भाई, देखो ये रहा, ये देखो, अच्छा 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 14 ही लिखवाया, एक मिनट रुकिए, एक मिनट, 15 में क्या है ये देखो आप लोग, नौकरी के बेस, अच्छा धर्म के आधार पे है, तो ये तो होगा नहीं, 14 आप इसका आंसर टिक करोगे, फिर किसका टिक करोगे आप लोग, मतलब है ना। क्वेश्चन क्या था अब हमारा, ये भी बता दो, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के आगे सब बराबर होंगे। अगला, कौन सा सही नहीं है, मानव दुर्व्यवहार आर्टिकल 23, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, ये वाला सही नहीं है, ये गलत है भाई, है ना। आर्टिकल 31 में क्या पढ़ा हमने, राइट टू प्रॉपर्टी, अब तो ब्लैंक है वो, तो ये शिक्षा का ये तो है ही नहीं इससे रिलेटेड, तो ये गलत, हमें गलत बताना एक्चुअली। अगला, वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार क्या है, एक है, अब एक कानूनी अधिकार है, कानून वैधानिक मतलब विधि यानी कि लॉ, ठीक है ना। तो अब पहले क्या था हमारा, वो मौलिक अधिकार था, अब क्या हमारा ये वैधानिक अधिकार है। अगला, समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से शुरू हो जाता है, इसी प्रकार के बार बार रिपीटेड क्वेश्चन। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है, व्यापार और व्यवसाय का दावा नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता यार,
विधि के समक्ष समानता का अधिकार कर सकता है। जीवन और व्यक्ति समानता की सुरक्षा, विधि के वो याद है मैंने लिखवाया था, देर आर सम फंडामेंटल राइट जो हमने विदेशियों को भी दिए हैं, जो हमारे पास भी हैं। उसमें क्या क्या कौन कौन से आर्टिकल लिखवाए थे मैंने? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का अधिकार, इसका आंसर यही होगा मेरे हिसाब से। इसको ना परमिशन लेनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, मतलब डायरेक्ट नहीं कर सकता। बाकी देखो विधि तो उसके लिए, कानून उसके लिए भी है। अगर मान के चलो उसको कोई मारता है तो वो कानून का सहारा ले सकता है ना। जीवन कोई इसका छीन नहीं सकता, उसको कोई कैद नहीं कर सकता। ठीक है, और रिलीजन वाइज उसको कोई जबरदस्ती अडॉप्ट नहीं करवा सकता कि भाई तू ये बन जा या वो बन जा। ठीक है, तो ऑप्शन देख के भी हो जाएगा हमारा। आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। और देख लो आप लोग, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो सिखों का कृपाण धारण करने का है आपका धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। कृपाण रख सकते हैं वो। ठीक है, अगला, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। 19 से लेकर के 19, 20, 21 और ये दोनों कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। 20 और 21, सॉरी 20 और 21 कभी भी सस्पेंड नहीं होते हैं। ठीक है ना। अगला, भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? ये 2010 ही आएगा इसका। ठीक है, एक्चुअली वो तो 2002 में जो था ना वो लागू, उसको वो क्या कहता है, एग्जीक्यूट करने की बात कर रहा है। ठीक है ना। आगे की बात कर रहा है, कौन मूल अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है? ठीक है, नहीं आता है, नहीं आए। और देख लो, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद, कितने क्वेश्चन है भाई, खत्म ही नहीं हो रहा है। ये काम वैसे आप लोगों का है। ठीक है ना, ये वाला कर रहे हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण और व्यक्ति की स्वतंत्रता, कौन सा आर्टिकल? अब तैड पैड करते हैं, आज देखो। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से किस मौलिक अधिकार को गैर नागरिकों को उपलब्ध कराया गया है? ठीक है, कौन सा है जो गैर नागरिकों को भी हमने दिया है? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज दिया हुआ है हमने, है ना। यही तो है ना। अगर मान लो उसको कोई, उसको लॉ नहीं मिलता तो ऐसा वो जा सकता है, ये मिला हुआ है। अगला, कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? प्राप्त नहीं है, इसमें क्या तो प्राप्त है। इनको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है, मतलब ये कहीं आने जाने या व्यापार करने इस तरह की चीजों के लिए प्रॉपर तरीके से फ्री नहीं है, पार्शली प्रॉपर तरीके से फ्री नहीं है। अभी वो संवैधानिक उपचारों का निराकरण, संवैधानिक आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और देख लो आप लोग खुद कितने इसमें। ये क्या हमारा संविधान की आत्मा किसे कहा है? और देखो आप लोग, संविधान कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध लगाता है? बाल श्रम 24। ठीक है ना, तो यही है बस कुल मिला के। ठीक है।